गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की हिंदी का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए। लेसन 1 टॉपिक है बात और इनके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो पहले हम प्रकाश डालते हैं जीवन परिचय पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक ज्योतिष थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गए और अंग्रेजी स्कूलों की पढ़ाई में इनकी रुचि नहीं लगी। जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे उनमें इनकी रुचि नहीं लगी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। इन्होंने आजीवन हिंदी की सेवा की। इनको बहुत ही इंटरेस्ट था, हिंदी में इनको बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत ही सेवा की। कानपुर के राजनीतिक सामाजिक जीवन से भी इनका गहरा संबंध था। ये सामाजिक इंसान थे। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए थे। वो इसलिए उनको अपना गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे। इस प्रकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए इनकी मृत्यु कानपुर में सन 1894 ईस्वी में हुई। तो ये कानपुर में इनका जन्म भी हुआ था और कानपुर में इनकी मृत्यु भी हुई थी। आप लोग सन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 1894 ईस्वी। अब आते हैं आपका सेकेंड टॉपिक है कृतियाँ। इनकी कृतियाँ, रचनाएं, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिश्र जी की पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 50। इनकी पुस्तकों की संख्या 50 थी। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपके उनके बुकों को बता रही हूँ। जैसे काव्य संग्रह हुआ, प्रेम माधुरी, मन की लहर, भारत दुर्दशा, गो संकट, हठी अमीर आदि प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप ध्यान से देख के नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड टॉपिक जीवन परिचय के, जो है भाषा और शैली। इनकी भाषा कैसी थी, इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इनकी भाषा मुहावरों और कहावतों से युक्त थी। इनकी किसी भी बात में इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं, इन्होंने मुहावरे भी उसमें ऐड किए हैं और कहावत भी ऐड किए हैं। दोनों को मिक्स करते हुए इन्होंने रचनाएं बनाई हैं, जिसमें उर्दू, फारसी, संस्कृत एवं देसी शब्दों के भी प्रयोग हुए। इन सब जो उर्दू के, फारसी के, संस्कृत के, देसा, इन सब शब्दों को लेकर इन्होंने रचनाओं में भाषा को ऐड करके बनाया था। और शैली इनकी क्या है? विनोदपूर्ण, गंभीर शैली। इनकी शैली 2 है। फर्स्ट है विनोदपूर्ण। विनोदपूर्ण का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब विनोद, हंसी, हमारे मन में थोड़ा सा हंसाने वाला। और गंभीरता का मतलब भी आप समझ रहे हैं, जो कि गंभीर रूप से किसी भी बात को गंभीर रूप से दर्शाते हुए रचनाएं लिखना। तो आप जीवन परिचय के बारे में समझ गए होंगे और आप नोट्स में अपना जीवन परिचय प्रताप नारायण मिश्र जी का आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका, इन्होंने जिस बात पे इन्होंने व्याख्या की है, बात चैप्टर जो है, इसको आप पूरा जब शुरू से लास्ट तक जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार बात को दर्शाया है, कैसे बात से बात बनती है, किस प्रकार बात हमें कहाँ पे किस प्रकार कैसे बोलनी चाहिए। तो हम आपका जो पहला पैराग्राफ है
उसको हम आपको बता रहे हैं कि इसका एक पैराग्राफ हम आपको दिए हैं, इसका हम कैसे व्याख्या करते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इसके आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बाद की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम दोनों जो विषय हैं, जो टॉपिक हैं, उस पर हम एक बात तो बोल नहीं सकते उसका। जैसे कि ये हुआ आपका भूगोल वेत्ता अलग बात करेंगे और वैद्य जो होते हैं वो अलग बात करते हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ नहीं मिला सकते, उन लोगों की बातों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल उसी के बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदय के भाव को प्रकाशित करती है। मतलब हमारे मुख से जो बातें निकल रही हैं, आपके मुख से जो निकल रही हैं, जो हृदय से निकली हुई बातों को, उसी को हम लिखते हैं, उसी को हम प्रकाशित करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको जो एक पैराग्राफ लेके आपको मैंने एक्सप्लेन कराया है कि इसको, और ये मैंने अंडरलाइन कर दी है, ये देखिए अंडरलाइन है ना। तो जो अंडरलाइन रहती है उसके भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इस वजह से मैं पहले टॉपिक से ही आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे आप लिखना भी सीख जाएं और आंसर बनाना भी अच्छी तरह सीख जाएं। अब जैसे ये इस पैराग्राफ का क्वेश्चंस ये मैंने देखिए लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कैसे आप करेंगे? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ मतलब आपको इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं। तो आपको इसको कैसे लिखना है? इसको आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसी प्रकार की वह बातें करता है। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया है, इसका आंसर मैंने आपको बताया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। तो मतलब इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ आपको। जो फर्स्ट है क्वेश्चन, उसके आंसर मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, जो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ लेखक बात की महत्ता जानते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उस प्रकार की बात को वह लिखता है, कहता है। इसका आपका आंसर ये हुआ। फर्स्ट का आंसर मैंने एक्सप्लेन बताया आपको। अब आपका आया सेकंड क्या है? सेकंड है आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकन समझ रहे हैं? जो मैंने ये पैराग्राफ आपको दिया है इसमें मैंने जो अंडरलाइन की है, देखिए मैंने जो ये अंडरलाइन की है, ये स्टार्ट से लास्ट तक मैंने जो अंडरलाइन की, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। ठीक, तो सेकंड का मैं आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ, बता रही हूँ आंसर, आप ध्यान से सुनिए। सेकंड का है, लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है, क्या लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक, फिर वह उसी से संबंधित बात करेगा। जिस प्रकार का व्यक्ति रहेगा, जिस लाइन में रहेगा, वह उसी के स्वभावतः उसी की तरफ बात करेगा वो। ठीक, उदाहरण स्वरूप यदि हम वैद्यराज को ले लें, तो अपने स्वभावानुसार एवं कार्य के अनुसार किस रोग जैसे पित्त और कफ उसमें संबंधित विषयों पर बात करेगा। वह वैद्यराज जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वैद्य होते हैं, वो इसी टॉपिक पे बात करते हैं। कफ, पित्त और नाड़ी जो भी होते हैं हमारे शरीर से अटैच हमारे,
उसी के ऊपर वो बात करते हैं। और भूगोलवेत्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, देश की जलवायु का अध्ययन करते हैं। तो दोनों के टॉपिक्स अलग हैं, दोनों की बातें भी अलग हैं। तो इस प्रकार ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपसे बता रहे हैं, ये सब जो उसी का मैं आपको उसी के मीनिंग बता रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। तो उसी विषय पर बात करेगा, ठीक। परंतु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में से बात करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं, मतलब हम दोनों विषय पर तो बात कर नहीं सकते। हम एक समय अपने मुख से एक ही बात कर सकते हैं, एक विषय पर कर सकते हैं। तो लेखक का यही प्रयोजन है कि हम एक ही बात कर सकते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। जो हमारे हृदय में जो भावना है उसको हम उस समय जो हमारे हृदय की भावना वाणी के माध्यम से निकलती है वही हम हमारे मन की बात को प्रकाशित करती है। हमारे मन की जो स्थिति होती है, जो भावना होती है, हमारे हृदय में प्रकाश होकर वह हर पल उठती हैं, तो वही हमारे मुख से बाहर निकलती है। उसे यदि हम जो भी हो, सुखी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति जो भी, अगर हम उसके मुख से वाणी के माध्यम से की अवगत कराएं तो वह बात कहलाती है। ठीक, आप लोग समझ गए कि अगर हमारे हृदय में जो बातें उत्पन्न हो रही, जो भावना उत्पन्न, वो वाणी के माध्यम से बताना ही एक तरह से बात कहलाती है। तो आपको मैंने जो अभी बताया ये आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या का आंसर है। ठीक, अब आपका आया थर्ड का। भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करते हैं। तो मैंने अभी इतना एक्सप्लेन आपको कराया, तो आपको तो इतनी ही नॉलेज हो ही गया होगा कि भूगोलवेत्ता किसी भी देश की जलवायु का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा ये। और आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ है आपका वैद किस बात का अध्ययन करते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे, वैद कप पित्त के सहवर्ती बात की ही व्याख्या करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्लास 9th का पहला चैप्टर है बात, जिसके लेखक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और इनके मैंने जो जीवन परिचय के बारे में मैंने उनको बताया, आप ध्यान से उसको समझ लीजिए, नोट्स बनाइए। और फिर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का ये क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आप 2 पैराग्राफ का और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे बताइएगा। ठीक, बाकी अच्छे से अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी क्लास 9th। आप भी अपना कोर्स कंप्लीट करिए। थैंक यू।